मैं मर जाऊंगी पर ओन भाई से शादी नहीं करूंगी। मिनसा माँ पर चलाई थी। जिद मत करो मिनसा, ये मत भूलो कि तुम्हारे तायाबू के एहसान है हम पर। फिर इसकी एक ना चली। ज़बरदस्ती बड़ों ने मिलकर इसका निकाह ओन से पढ़वा दिया। बड़ी अकड़ रही थी ना कि मुझसे शादी नहीं करनी। खुद तुम पर थूकता हूँ। वैसे भी कल सुबह की फ़्लाइट से मैं हमेशा के लिए लंदन चला जाऊँगा और बस आज की रात तुम्हें अपने नाम कर लूँ। यह कहते ही इसकी तरफ बढ़ा था। फिर पूरी रात इसे सज़ा देने के बाद किसी को बगैर बताए घर छोड़कर चला गया। ताई अम्मा इसे नफ़रत करने लगी, लेकिन जो 2 माह बाद वो हामला हुई तो मिनसा ने रो रो कर आँखें लाल कर ली थीं। आज निकाह के नाम पर इसके साथ खिलवाड़ हुआ था। थर थर कांपते वजूद के साथ वो इस मगरूर शख्स का इंतज़ार कर रही थी। इसकी शादी आम लड़कियों जैसी नहीं हुई थी, इंतहाई इमरजेंसी में की गई शादी। ये इसके लिए एक सज़ा बनने वाली थी। वो आंसू बहा रही थी। ओन हैदर के कमरे में बैठी वो अपने आप को सज़ा के लिए तैयार कर चुकी थी। इस कमरे में कोई फूलों की सजावट नहीं की गई थी। वो खुद भी सादा सा एक गुलाबी रंग के सूट में मलबूस बैठी किनारे पर बैठी हुई थी जब एक ही दम कमरे का दरवाज़ा खुला था। ओन कमरे में आकर इसे घूरने लगा। ओहो, बड़ी अकड़ थी, बड़ा गरूर है तुम्हें अपने ऊपर। तुम हो क्या चीज़? औकात तो तुम्हारी कोई चीज़ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे किसी गुनाह की सज़ा हो तुमने और तुम्हारी माँ ने जिस तरह ड्रामा करके जिस तरह ये ज़बरदस्ती निकाह करवाया है, इसके सज़ा मैं तुम्हें देकर रहूँगा। इसके बाजू को हाथ से दबोचे हुए इसकी नाजुक वजूद पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था। बदनामी का दाग तुमने अपने माथे पर लगाया और फिर भी तुम्हारे नखरे आसमान को छू रहे हैं। आज बताता हूँ तुम्हें कि ज़बरदस्ती शादी करना क्या होता है, क्योंकि जुल्म तुम पर नहीं बल्कि मुझ पर हुआ है और इसकी सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। ओन भाई, खुदा के लिए मुझे छोड़ें। दर्द से कराहते वो भूल चुकी थी कि इन दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम हो चुका है। हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मिनसा बीबी, मेरे सारे अरमानों सारी उम्मीदों पर तुमने पानी फेरना चाहती थी। मेरे मुस्तकबिल को दांव पर लगाकर तुम्हारी माँ ने ये जो खेल खेला है और मुझे ज़बरदस्ती के बंधन को गले में लटकाने पर मजबूर कर दिया। अब तो मैं तुमसे सारे हक वसूल करके ही जाऊँगा। ओन ने जैसे ही इसके वजूद को छुआ तो वो 2 कदम पीछे हुई थी। खुदा के लिए मेरे साथ ये सब ना करें, मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। वो इसकी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन ओन पर तो जैसे वहशत सवार थी। इसने मिनसा को बेड पर गिरा दिया था। फिर इसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, तुमने होशियारी का ये खेल मेरे साथ खेलना चाहा, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो ज़बरदस्ती इससे अपना हक ले रहा था। मिनसा बेबसी से इसके सामने लेटी थी। इसका साकत वजूद इस बात की गवाही दे रहा था कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रही है। आंसुओं के 2-3 कतरे इस आंखों में टपके थे। और अपना गुस्सा और जुनून इस पर निकालने के बाद अब वॉशरूम में था। नहाने के बाद वो तेज़ी से तैयार होने लगा, जबकि वो मुसलसल अपने आंसू साफ करते अपने हाथों को देखे जा रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे इस पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा जब इसने ओन हैदर को बैग तैयार करते हुए देखा। इसका पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ तैयार था। वैसे तो मेरी फ़्लाइट 8 बजे की है, लेकिन मैं अभी और इस वक्त जा रहा हूँ। जिस तरह अब्बू ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, इस तरह मैं भी इन्हें बगैर बताए ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। वो ख्वाब मैंने देखे हैं, इन्हें किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। मिनसा की आंखों में नफरत से देखता इसे वो सब कुछ बता रहा था। थोड़ी ही देर बाद बैग उठाकर बगैर इसकी तरफ देखे वो जालिम इसके कमरे से जा चुका था। मिनसा उठी, अपने टूटे बिखरते वजूद को समेटती वो बमुश्किल ही वॉशरूम में गई। सुबह पूरे घर में हंगामा मच गया था। ओन घर छोड़कर जा चुका था। वो किसी से भी मिले बगैर, किसी को बताए बगैर पाकिस्तान से जा चुका था। ये सब इसकी वजह से हुआ था। इसकी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है। ताई अम्मा ने नफ़रत से इसकी तरफ देखा। वो सिसकियाँ ले कर रोने लगी। काश वो कभी अलीना के घर ना जाती, काश इस दिन बारिश ना हुई होती, काश वो एक यतीम लड़की ना होती। इतने सारे काश एकदम से ही इसके होंठों से आह बनकर निकले थे। कोई इसे रोते हुए देखकर कह सकता था कि ओन हैदर इसके लिए किसी तनावर दरख्त की तरह था, जो आज यूँ ज़िंदगी के महाज पर इसे तनहा लड़ने के लिए छोड़ गया था। माजी की यादें किरचियाँ बनकर इसकी आंखों में चुभी थीं। ओन भाई अम्मी से कहें मुझे शिफा कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो मुझे आगे पढ़ाने से इनकार कर रही हैं। मिनसा ओन के कंधे से लटकी इससे अपनी सिफारिश कराना चाहती थी। तुम ही समझाओ ओन बेटा, इसके सर पर बाप नहीं, यतीम लड़कियों को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। बस मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ। चच्ची के चेहरे पर अफसुदगी थी।
ये कहकर ये क्या कह रही हैं चाची? आप आजकल का दौर ऐसा नहीं कि लड़कियों को कम उम्र में शादी कर दी जाए। आप मिंसा का कॉलेज में एडमिशन करवा दें। आप पढ़ाएं लिखाएं इस काबिल होगी कि कल को कुछ ऊंच नीच होगी तो ज़िंदगी की घटनाओं को हिम्मत से मुकाबला कर सकेगी। मिंसा बहुत खुश होकर हमदान को देख रही थी, जो हमेशा से इसकी सपोर्ट में खड़ा रहता था। फिर उनके कहने पर ही अम्मी ने इसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी और फिर इसकी सहेली अलीना के साथ जाकर वो कॉलेज से एडमिशन फॉर्म ले आई थी। मिंसा की अम्मी नसरीन बेगम एक बेवा औरत थी। मिंसा इसकी इकलौती औलाद थी। वो अपनी इस पोर्शन में अपनी माँ के साथ रहती थी। इसके साथ वाला पोर्शन इसके ताया अबू का था। हैदर मीर, जिनके 3 बच्चे थे, ओन इनका इकलौता बेटा था, जबकि 2 बेटियां थीं, फरीहा और सानिया मिर्ज़ा। फरीहा और सानिया की शादी हो चुकी थी, जबकि सानिया अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि ओन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। ये एक मतवसत तबके का घराना था, लेकिन ओन की आंखों में बहुत से ख्वाब थे। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। यूनिवर्सिटी में कितनी ही लड़कियां थीं जो इससे दोस्ती करने के लिए बेताब रहती थीं। एक दो से तो इसके सामने इजहार भी कर चुकी थी। वो था भी तो बहुत ही हैंडसम और ख़ूबसूरत, लंबा, गोरा, चिट्टा रंग। वो अपनी खूबसूरत पर्सनालिटी का भी बहुत ख्याल रखता था। इसकी ख्वाहिश थी कि लंदन जाने की, और इसके लिए वो खूब जद्दोजहद कर रहा था। नसरीन बेगम की अपनी जेठानी से कभी भी ना बन पाई थी, बावजूद इसके कि वह बेवा हो चुकी थी। इसके बावजूद भी इनकी जेठानी आलिया को दिल में इनके लिए पुरखाश थी। नसरीन बेगम का शौहर फ़ौज में था। वो जवानी में ही शहीद हो गए थे। अब इनकी आने वाली पेंशन से ही दोनों माँ बेटी का गुजारा होता था। लेकिन बेवगी का ये दौर जिस तरह नसरीन बेगम ने काटा था वो जानती थी। जेठ हैदर मेरे से तो वो बात भी ना करती थी, क्योंकि इनकी बीवी नहायत ही शक्की मिजाज की थी। मिंसा कभी कभार इनके पोषण में आती तो आलिया बेगम के माथे पर त्योरी चढ़ जाती। इसे ये लड़की जहर लगती थी, जो ओन के कंधे से लटक लटक कर बातें किया करती थी। अभी इसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 17 साल। ओन को अक्सर कहती थी कि इसका कोई बड़ा भाई होता तो वह बिल्कुल ओन जैसा होता। ओन भाई, आप मेरे सगे भाई जैसे हैं। ओन भी इस बिन बाप की बच्ची का बहुत ख्याल रखता था। इसको एहसास ना होने देता कि एक यतीम लड़की है, बाप की शफ़क़त से महरूम। जहाँ तक मुमकिन होता इसकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता था। फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जैसे इसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ गया। अम्मी इसे घर से बाहर कभी नहीं निकलने देती थी, लेकिन जहाँ नई नई दोस्तें मिली तो ज़िंदगी में जैसे रौनक लग रही थी। वाह, तुम कितनी क्यूट हो। वो कॉलेज की राहदारी में बैठी थी जब एक लड़की इसके पास चली गई और दिलचस्पी से इसे देखने लगी। आप कौन हैं? वो मासूमियत से इसे पूछ रही थी। मेरा नाम महक है और मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। तुम मुझसे दोस्ती करोगी? महक नहीं इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अगरचे उम्र में मिंसा से बड़ी थी, लेकिन मिंसा को इनकार करना अच्छा नहीं लगा। इसे झट से वर्दा का हाथ थाम लिया। छुट्टी के बाद अलीना के साथ घर जा रही थी जब अलीना इसे सख्त सुनाने लगी। क्या ज़रूरत थी महक से दोस्ती करने की? इसकी शोहरत अच्छी नहीं है। वो इसे तनबीह कर रही थी। अरे इसने इतने प्यार से कहा तो मुझे इसे दोस्ती करनी ही पड़ी, और वैसे भी वो उम्र से मुझसे बड़ी है, मैं कैसे इनकार कर सकती थी? मिंसा ने मासूमियत से कहा तो अलीना ने अपना सर पीट लिया। फिर इसे पता ही ना चला कि वो अपनी सारी दोस्तों से दूर होती गई और महक से इसकी दोस्ती गहरी होती चली गई। वो एक इंतहाई अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। अपनी कार में आना जाना, खूब अय्याशी करना जैसे इसका वतीरा था। मिंसा को हैरत हुई जब वो इसे महंगे महंगे गिफ्ट दिया करती थी। अब अगले महीने अलीना की बर्थडे थी। अलीना ने इसे भी अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। इसने अपनी सारी अलमारी छान मारी थी, लेकिन कोई ढंग का सूट ना मिला जो अलीना की बर्थडे पार्टी पर पहनकर जा सकती। एक तो मेरे पास एक भी सूट इस काबिल नहीं कि मैं कहीं जाने के लिए पहन सकूं। इसने रोना धोना मचा दिया था। नसरीन बेगम परेशान हो गई। कोई ज़रूरत नहीं है इस बर्थडे पार्टी में जाने की, तुम्हें रात को नहीं जाने दूंगी। इन्हें यह बहाना नज़र आया तो मिंसा को डांटने लगी। हरगिज़ नहीं अम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे है और मैं ज़रूर जाऊँगी। वो पहली बार ज़िद कर रही थी। तभी अचानक वहाँ ओन आ गया। देखकर मिंसा का चेहरा खिल उठा। ओन भाई, प्लीज़ मुझे एक जोड़ा दिलवा कर ले आए। वो इसकी मिन्नतें करने लगी। शर्म करो मिंसा, तुम्हारे अंदर तो लिहाज ही ख़त्म हो गया है। नसरीन बेगम शर्मिंदगी से हमदान को देख रही थी। अरे क्या परेशानी है मेरी गुड़िया को? ओन ने प्यार से इसे देखा था। फजूल की दोस्तियाँ पाल रखी हैं। न जाने किसकी सालगिरह है, वहाँ जाने के लिए अतावली हो रही है। सूट चाहिए नया। नसरीन बेगम मिंसा को घूरती ओन को बता रही थी। अरे बस इतनी सी बात, चलो मैं अपनी गुड़िया को सूट दिलवा कर लाता हूँ। ओन ने बाइक की चाबी निकाली थी और मिंसा झटपट तैयार हो गई थी। फिर वो एक नीले रंग का सादा सा सूट लेकर आई थी। साथ ही वो वर्दा के लिए
एक परफ्यूम भी खरीद लाई गिफ्ट के तौर पर। शाम को तैयार हुई। जब वो ताई अम्मा के पोर्शन में गई तो ओन को बुलाने तो सालिया बेगम ने जहरीली नज़रों से इसे देखा। हमेशा ही इसे ताई अम्मा की नज़र से डर लगता था। वो ओन भाई कहाँ है? अभी अभी उंगलियां चटखाते ताई अम्मा से वो नज़रें झुकाए पूछ रही थी। क्या काम पड़ गया तुम्हें इससे? उन्होंने जहरीले खुंद लहजे में कहा। तो मिंसा के मुंह से आवाज़ भी ना निकली। तभी सामने से कमरे में से ओन निकल आया। आ गई मिंसा तुम तैयार होकर? वो हैरत से अपने इस छोटी सी कज़न को देख रहा था। आज वो बहुत बड़ी सी लग रही थी। लंबे लंबे बाल शानों पर बखेरे और सिंपल से सूट में वो पहचानी ना जा रही थी। वाह भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। पूरी अम्मा लग रही हो। ओन ने इसे छेड़ रहा था जबकि वो शर्मा रही थी। आलिया बेगम ने नफ़रत से मिंसा को देखा था। अरसा पहले हैदर साहब इसके हवाले से एक बात कही थी, फिर ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, उन्होंने पुरअज़्म होकर दिल में सोचा था। ये कहाँ से ले आई हो तुम मुझे? और मिंसा को बताते हुए पते पर इस पोश इलाके में आया जहाँ पर सिर्फ बंगलोज ही थे। खूबसूरत कोठियों बंगलों से सजा हुआ ये इलाका बहुत अमीर कबीर लोगों की रहायशगाह थी। महक यहीं रहती हैं। ओन भाई वो देखो सामने सफ़ेद बंगला, वही इसका घर है। मिंसा ने उंगली से इशारा करके इसे एड्रेस बताया था। ओन इसे इस बंगले के सामने छोड़कर चला गया। शाम के 6 बज रहे थे और बर्थडे पार्टी 8 बजे थी। मिंसा ने हिसाब लगाया तो 9 बजे तक वो वापस घर चली जाएगी। महक ने इसे कहा था कि वो इसे अपने भाई से कहे कि इसे घर भिजवा देगी। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब वो इस सफ़ेद बंगले के सामने खड़ी अंदर जाते हुए हिचकिचा रही थी कि अब वो अंदर कैसे जाए। ये नीली परी कौन है? अचानक ही एक चंचल शोख आवाज़ पर मिंसा घबराकर पलटी थी। सफ़ेद टी शर्ट ब्लू जीन्स में वो लड़का कार की चाबी उंगली में पर घुमाता इसे तौसीफ़ी नज़रों से देख रहा था। मिंसा बुरी तरह कांपने लगी। तभी अंदर से महक इसे आती हुई दिखाई दी तो इसकी जान में जान आई। क्यों तंग कर रहे हो जुनेद मेरी फ्रेंड को? महक नहीं इसे घूर कर देखा जबकि जुनेद के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई थी। कम उम्री की मासूमियत मिंसा के चेहरे पर थी। ऊपर से नीले रंग के सादा सूट और खुले बालों ने इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए थे। जुनेद की नज़रें इससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी जबकि मिंसा इनकी नज़रों में बहुत घबरा रही थी। वो जहाँ भी जा रही थी जुनेद की अंदर तक छेद कर देने वाली नज़रें इसका पीछा कर रही थी। महक दूसरे मेहमानों के साथ मसरूफ़ थी। मिंसा का बस ना चल रहा था कि अभी वो इस जगह से गायब हो जाए। शायद इसने यहाँ आकर गलती की क्योंकि इस माहौल से वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। रंगो बू का तूफान हर तरफ छाया हुआ था। एक वाहिद वही लड़की थी जो शलवार कमीज़ में मलबूस थी, वरना तो सारी ही लड़कियाँ टॉप और स्कर्ट में थी। दूसरी तरफ लड़के भी इसी पार्टी में शरीक थे जो खूब कहके लगा रहे थे, हंसी मजाक के महफिल का मज़ा लूट रहे थे। जबकि महक भी अपने एक बॉयफ्रेंड से चिपकी खड़ी थी। लग रहा था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लगता है आपको किसी भी कंपनी की ज़रूरत है। कोने में तनहा खड़ी थी जब अचानक ही जुनेद इसके करीब आया तो डर के मारे उछल पड़ी। माय गॉड, पहली बार किसी लड़की को इस तरह से देख रहा हूँ। तुम्हारा डरना झिझकना बाय द वे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी नज़रें मिंसा के चेहरे पर फोकस थी। मिंसा का वजूद लचने लगा। इसे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। महक प्लीज़, मुझे घर जाना है, तुम मुझे घर ड्रॉप करवा दो। चंद लम्हे बाद वो महक के कान में सरगोशी कर रही थी। अरे अभी तो मैंने केक भी नहीं काटा और पार्टी शुरू भी नहीं हुई, तुम अभी से जाने की बात कर रही हो? महक ने नाराज़गी से इसे देखा था। वो बस मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। घबरा कर वो यही बहाना बना सकी थी। महक में परेशानी से इसे देखा जिसकी पेशानी पर पसीने की सफ़ेद कतरे चमक रहे थे। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं तुम्हें अभी घर से जाती हूँ, तुम परेशान मत हो। महक ने बड़े प्यार से इसके गाल को छुआ था। जुनेद कम हियर। महक में किसी को आवाज़ दी तो मिंसा की जान निकल गई। जुनेद एक लम्हे में ही इसके पास पहुंचा था। यार प्लीज़ मेरी फ्रेंड को इसके घर ड्रॉप कर दो। आई प्रॉमिस तुम्हारे आने तक मैं केक कटिंग नहीं करूंगी। महक जुनेद को भेज रही थी इसे ड्रॉप करने के लिए। ये देखकर मिंसा की जान निकल गई। नहीं नहीं नहीं, वरना बस तुम मुझे मोबाइल दे दो, मैं घर से ही किसी को बुला लेती हूँ। वो हरगिज़ जुनेद के साथ जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए इसने फ़ौरन से कहा ओके ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल और कॉल कर लो। महक ने इसे फ़ौरन मोबाइल दे दिया जबकि जुनेद का मुंह उतर गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम मोहन भाई, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? दूसरी तरफ कॉल उठाएगी तो बगैर सांस लिए मिंसा ने फ़ौरन ही अपना मुद्दा बयान किया। दूसरी तरफ ओन हैरान रह गया, लेकिन इसने मिंसा से कहा कि वो परेशान ना हो,
वो अभी इसे लेने आ रहा है। रास्ते में बार बार ओन इससे पूछता रहा कि वो पार्टी छोड़कर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई, लेकिन मिंसा बिल्कुल खामोश थी। इसे वहाँ जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसने सोच लिया था कि आइंदा वो कभी मिंसा के घर नहीं जाएगी। जैसे ही ओन ने इसे गेट पर उतारा तो साथ ही एक नसीहत भी की, दोस्त की अगर अपने बराबर के लोगों से हो तो अच्छा है। मिंसा, ओन की बात पर इसने शर्मिंदगी से सर हिला दिया था और जल्दी से अंदर आ गई। नसरीन बेगम भी इसे देखकर हैरान रह गई। इतनी जल्दी वापस आ गई तुम? हाँ, वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मिंसा ने बात बनाई। माशाल्लाह, मेरी बेटी लग भी इतनी प्यारी रही थी, जभी तो तुम्हें जाने नहीं दे रही थी। नसरीन बेगम ने प्यार से इसे देखा था। अब इसने सोच लिया था कि वो महक से दोस्ती ख़त्म कर देगी, इसलिए इसने दूर दूर रहने लगी। महक इस बात पर भी इससे खफा रहने लगी थी, लेकिन इसे भी परवाह नहीं थी। इसने सोच लिया था कि वो कभी इसके घर नहीं जाएगी। दोस्ती अपने बराबर के लोगों में हो तो बेहतर है। इसे ओन की बात अच्छी तरह याद थी, और फिर वो लड़का जुनैद किस कदर गलीज़ निगाहें थी इसकी, ये सोचकर इसे झुर्झरी सी आ जाती। और दूसरी तरफ ओन भी आजकल बहुत खुश था। इसकी इतनी मेहनत के बाद MA की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो बाहर जाने के लिए पर तोड़ रहा था। वीज़े की दरख्वास्त तो इसने दे दी थी, साथ ही लंदन में 2-3 जगह ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी दे चुका था। इसे खुद पर यकीन था कि वो इतना काबिल है कि इसे बाहर नौकरी मिल जाएगी। सानिया की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन अब्बू की अब उम्र हो चुकी थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने पूरे ख़ानदान का बोझ अपने कंधों पर उठाया था। ओन चाहता था कि अब वो अपने ख़ानदान का बोझ खुद अपने कंधों पर उठाए, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आने वाली ज़िंदगियों में क्या तूफ़ान आने वाला है। मिंसा अब सेकंड ईयर में थी। वो लाख महक से दोस्ती ख़त्म करने की कोशिश में थी, लेकिन फिर भी इसकी दोस्ती अब तक चल रही थी। चूँकि कॉलेज का लास्ट मंथ था, जल्द ही पेपर होने वाले थे, इसलिए वह दिन रात पढ़ाई में मसरूफ़ थी। इस दिन इसका लास्ट पेपर था और कॉलेज जाना इंतहाई ज़रूरी, लेकिन मौसम इस कदर ख़राब हो रहा था कि नसरीन बेगम परेशान हो गई। जाना ज़रूरी है अम्मी, वरना मैं फ़ेल हो जाऊंगी। मिंसा खुद भी खौफज़दा थी। मौसम के तेवर देख के वो कॉलेज वैन में आती जाती थी, लेकिन इस दिन छुट्टी के वक्त अचानक ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और वैन वाले अंकल ने भी छुट्टी कर ली। वैन में आने वाली सारी लड़कियां गुस्से में थी, लेकिन ज़्यादा परेशान तो मायरा थी। वो सारी लड़कियां एक कॉलोनी की थी, जबकि मिंसा इन सब से साइड एरिया में रहती थी। क्या हुआ मिंसा, क्यों परेशान हो? महक का आना इसे किसी खुशगवार झोंके का एहसास हुआ था। वो मेरी कॉलेज की वैन नहीं आई और बारिश देखो कितनी हो रही है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम मुझे मोबाइल दे सकती हो? मैं उन भाई को बुला लेती हूँ कॉल करके। सॉरी डियर, मोबाइल तो ऑफ़ पड़ा है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। वो अपनी कार में आने की ऑफ़र कर रही थी। इस बरसती बारिश और ख़तरनाक मौसम में मिंसा कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन थोड़े ही फासले पर इसका घर है। वो बेफिक्र होकर इसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। रास्ते में महक इसके साथ हंसी मजाक कर रही थी। इसे पता ही ना चला कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तुम मुझे कहाँ ले आई हो? मिंसा ने नाराज़गी से इसे देखा था। महक इसे बंगले पर ले आई थी। कोई तुमसे मिलना चाहता है, वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। मिंसा प्लीज़ एक बार इसकी बात सुन लो। महक ने मेरे प्यार से इसे समझाया, लेकिन मिंसा की हालत बुरी थी। इसका वजूद जो बारिश में भीग भीग कर इससे भी ज़्यादा गीला हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि वो इसके साथ घर जाए। गीले कपड़े, ख़राब मौसम, परेशानी ने हल्की हल्की जिस्म में हरारत पैदा कर दी थी। दूसरी तरफ महक ने भी इसे धोखा दिया था। घर जाने का कहकर इसे यहाँ ले आई थी। वो इसके साथ अंदर आने पर मजबूर हो गई थी। चलो मेरे रूम में चलते हैं, महक ने कहा। इसने साफ इनकार कर दिया। मुझे घर जाना है, वरना पहले ही बहुत देर हो गई है। वो बड़ी परेशान थी। अरे मेरी गुड़िया, इतनी परेशान हो रही हो? महक ने इसके सामने चुटकी बजाई। बस जुनैद आने वाला है, जब तक तुम कपड़े बदलो। ऐसा करो, मेरे कपड़े पहन लो, ऐसा ना हो तुम्हें बुखार हो जाए। महक ने इसे अलमारी से एक सूट निकाल कर दिया था। इसको बहुत गुस्सा आया था, लेकिन इसे लग रहा था सच में इससे बुखार हो जाएगा। अब इसे कपड़े तब्दील कर लेने चाहिए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि शिकारी अपना जाल बिछा चुके हैं और वो जल्द ही इस जाल में फंसने वाली है। बगैर सोचे समझे महक वॉशरूम में गई और इसने कपड़े तब्दील कर लिए और वो अपने जिस्म को आरामदाह महसूस कर रही थी। जैसे ही वो अटैच बाथरूम से बाहर निकली, महक कमरे में नहीं थी। इसने अपना बैग उठाया तो सामने सोफे पर बैठे जुनैद ने बड़ी
जुनैद पर पड़ी, जिसे इसकी जान ही निकल गई। अब यहाँ क्या कर रहे हैं और मिनसा कहाँ है? वो तेज़ी से दरवाज़े तक आई तो जुनैद इसकी राह में हायल हो गया। इतनी भी जल्दी क्या है मेरी जान, पहले मेरी बात तो सुन लो। इसके लोफराना अंदाज पर मिनसा का चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे घर जाना है, हटो मेरे रास्ते से। वो रो देने की थी जबकि जुनैद इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। एकदम से ही इसने मिनसा का हाथ पकड़ लिया था। जब से तुम्हें देखा है, तुम्हें पाने के लिए मैं बेकरार हूँ। बस तुम्हें पाकर अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। वो गलीज़ नज़रों से मिनसा के वजूद का जायज़ा ले रहा था। यकदम ही मिनसा ने इसे धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी थी। इसे कुछ भी होश ना रहा। महक का एवं देना अपना बैग और अपनी तब्दील किए हुए कपड़े, वो सब कुछ भूल गई थी। गलियों की तरफ दौड़ पड़ी। घर जाने के लिए बेचैन थी। कम उम्री की मासूमियत और ज़िंदगी की सादगी ने कभी इसे ऐसे चेहरों का सामना नहीं कराया था। मिनसा, रुक जाओ, कहाँ भटकती फिर रही हो? अपने पीछे साले जाने पहचान से जैसे इसकी जान निकल गई। और मोटरसाइकिल पर रास्ते से गुजरा था, जबकि इसकी नज़र इस लड़की पर पड़ी जो बिल्कुल मिनसा जैसी लग रही थी। लेकिन वो सोच में नहीं सकता था कि जो सड़कों पर भटकने वाली वो इसकी कज़न मिनसा होगी। ओन भाई, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें, मुझे बचा लें इस दरिंदे से। इसका वजूद बुखार से तप रहा था और वो ओन के कंधे से लिपट गई थी। क्या कह रही हो मिनसा? सब लोग देख रहे हैं, चलो बैठो बाइक पे। इसने तेज़ी से बाइक दौड़ाई थी। ये क्या हाल बनाया हुआ है इसने अपना और अपने कपड़ों का? आखिर हुआ क्या है? इसका बैग और यूनिफॉर्म कहाँ है? ओन की आंखों में शक था। वो नसरीन बेगम पर बरस पड़ा। नसरीन बेगम को चक्कर आ गया था अपनी लाडली की हालत देखकर। घर आते ही मिनसा बेहोश हो गई थी, जबकि ओन इसे शक भरी नज़रों से देख रहा था। इसे लग रहा था कि वो आवारा लड़कों से दोस्ती करने की वजह से इस हाल तक पहुंचेगी। यानी कि जो कुछ अम्मी कहती थी वो बिल्कुल ठीक है। इसने दिल ही दिल में सोचा और कराहत से इस मासूम नज़र आने वाली लड़की को देखा जो कि इस कदर मकार थी, अपनी इज्जत चौराहे पर बेच कर आई थी। जब मिनसा ने कॉलेज जाना छोड़ दिया था और घर में गुमसुम रहने लगी थी, महक ने जिस तरह इसका भरोसा तोड़ा था, इसके बाद तो वो दर्द से शदीद नफ़रत हो गई थी। वो ज़िंदगी में कभी इसका सामना नहीं करना चाहती थी। नसरीन बेगम ने भी इस दिन से इससे पूछ कर थक गई थी, लेकिन वो किसी को कुछ ना बताती थी। जबकि ओन इस दिन के बाद कभी इस पोर्शन में आया ही नहीं था। बेटा, तुम्हारी सहेली आई है, वो कसम दिली से बेड पर लेटी थी। जब नसरीन बेगम ने इसे बताया, वो हैरान रह गई। मेरी सहेली? कौन सी मेरी सहेली आई है? जैसे ही बाहर ड्राइंग रूम में बैठी वरना को देखा तो इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। इसका यूनिफॉर्म और बैग भी इसके हाथ में था। कैसी हो स्वीट हार्ट? तुम अपना सामान तो मेरे घर में ही छोड़ गई थी। महक मुस्कुराती नज़रों से मिनसा को देख रही थी, जबकि मिनसा ने इसे देखकर मुंह फेर लिया। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? वो सख्त लहजे में महक से कहने लगी। तुम्हारा ये सामान देने और तुमसे एक बात करनी। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। मिनसा कभी भी इसे अपने कमरे में लेकर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन महक की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि वो इसके बात सुनने पर मजबूर हो गई थी। मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी अब दोबारा कभी यहाँ मत आना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। मिनसा ने दो टोक लहजे में इसे कह दिया था। दोस्ती ख़त्म कर लेना मेरी जान, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। जुनैद तुम पर मर मिटा है, वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है और अगर तुमने इससे इनकार किया तो याद रखना, हम दोनों के पास तुम्हारे लिए कुछ है। अगर मैंने वो तुम्हारी अम्मी को दिखा दिया तो शायद वो सदमे से ही मर जाए। महक ने मकारी से इसे देखा था और वो परेशान हो गई कि आखिर क्या है? क्या बकवास कर रही हो तुम? महक गुस्से से तिलमिलाई थी। बकवास नहीं, ये देखो। अचानक ही एक तस्वीर महक ने इसके सामने की, जिसे देखकर मिनसा के ऊपर आसमान टूट पड़ा था। वो मिनसा की एक नाज़ेबा तस्वीर थी जिसे खुफिया कैमरे में बनाया गया था। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। ये क्या किया है तुमने? इसके मुंह से फटी फटी आवाज़ निकली। ऐसी कई तस्वीरें मेरे और जुनैद के पास हैं, इसलिए इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है तुम्हें। याद रखना, कल रात 8 बजे तुमने इसके फ्लैट पर आना है और अपने दोस्तों से वादा कर चुका है। महक के हाल जाल में वो मछली फंस चुकी थी। मिनसा कुछ बोलने के काबिल ना रही थी। महक और जुनैद का ये गिरोह था जो कई लड़कियों को ज़िंदगी बर्बाद कर चुके थे। मासूम और भोली भाली कम उम्र लड़कियों से फ़ायदा उठाना इसके बाएं हाथ का काम था। कई लड़कियां इसके हाथों ब्लैकमेल हो चुकी थीं और अब मिनसा की बारी थी। महक इससे सब कुछ बताकर चली गई थी, लेकिन जैसे मिनसा जीते जी मर गई थी। इसकी हालत किसी बीमार मुर्दे की तरह नज़र आ रही थी। वो नसरीन बेगम की नींद की गोलियां उठाकर ले आई थी, लेकिन इसे उठाते हुए इसको माँ ने देख लिया था।
ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? नसरीन सदमे से चूर थी और उसे पूछ रही थी। मुझे मरने वाली दुआ, मुझे ऐसी लड़कियों को मर जाना चाहिए, वरना वो दोनों मुझे बदनाम कर देंगे। वो रोते रोते सारी सच्चाई नसरीन बेगम को बता गई थी। नसरीन बेगम अपनी मासूम बेटी पर पूरा भरोसा था। अब इसे गले लगाकर वो तसल्लियाँ देने लगी थी। वो परेशान थी, ये बात किसी को बताए। तभी इसके जहन में ओन का चेहरा आया तो पहली फुर्सत में उन्होंने ओन से रब्ता किया। ओन ने एक दफ़ा बुलाने पर ही दौड़ा चला आया। वो दोनों लड़का लड़की मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ओन, खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लो। मैं बेवा औरत कैसे इनका मुकाबला करूँगी? सारी बात सुनकर ओन का चेहरा सुर्ख हो गया था। इसने मलामती नज़रों से मिंसा की तरफ देखा। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, इसकी दोस्तियों की वजह से। ना ही इस लड़की से दोस्ती करती, ना ही आज ये सब कुछ देखना पड़ता। ओन अपने दिल में इस लड़की के लिए नफ़रत महसूस कर रहा था, जिसे वो हमेशा से छोटी बहनों की तरह समझता आया था। फिर एक दोस्त जिसकी जान पहचान पुलिस में थी, इसकी मदद से इसने महक और जुनैद को गिरफ़्तार करवा दिया था। इन दोनों से वो नाजेबा तस्वीरें भी बरामद कर ली गई थी, जो सिर्फ मिंसा की थी बल्कि दूसरी कई लड़कियों की भी थी। न जाने कितनी लड़कियों की इज़्ज़त का ये दोनों सौदा कर चुके थे। लेकिन मिंसा पूरे ख़ानदान में बदनाम हो गई थी। रही सही कसर आलिया बेगम की नफ़रत ने पूरी कर दी थी। नसरीन बेगम तो जैसे बिस्तरे मरग पर पड़ गई थी। वो रात दिन रोती रहती और मिंसा ने भी जैसे जैसे जीने को खुद पर हराम कर लिया था। फिर एक दिन हैदर साहब नसरीन और मिंसा से मिलने आए तो नसरीन बेगम ने इनके सामने हाथ जोड़ दिए। भाई साहब, किसी लूले लंगड़े को देखकर आप इसकी शादी कर दें, वरना मौत मुझे भी कबूल कर लेगी। इस वाक़े के बाद से नसरीन बेगम जैसे मिंसा से नाराज़ रहने लगी थी। वो ताया अब्बू के लिए चाय लेकर आई थी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। अरे मेरी इतनी प्यारी बेटी किसी लूले लंगड़े से शादी क्यों करेंगे? अपना ओन है ना, तो मैं इसे अपनी बहू बनाऊंगा। ये तो जब पैदा हुई थी तब से ही मैंने सोच लिया था। ताया अब्बू ने बड़े प्यार से इसे देखा था। मिंसा बिल्कुल सुन खड़ी थी। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी कि ओन को इसने हमेशा बड़े भाई की तरह समझा है, लेकिन खामोशी से पलटकर वो अपने कमरे में आकर रोने लगी। दूसरी तरफ हैदर साहब की यह ख्वाहिश सुनकर आलिया बेगम ने आसमान सर पर उठा लिया था। मेरे चांद जैसे बेटे के लिए वो आवारा और बदकिरदार लड़की रह गई है। इसकी बदनामी के किस्से लोगों की ज़ुबानों पर हैं और अब मेरी बहू बनना चाहती है। आलिया बेगम का बस ना चल रहा था कि वह जाकर मिंसा का गला घोंट आए। कसूर इसका नहीं था, तुम ये जानती हो। तुम्हारा बेटा भी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं मिंसा और ओन का निकाह करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ओन को इस मामले की कोई खबर ना थी। वो तो जैसे खुशी के मारे हवाओं में उड़ रहा था, क्योंकि लंदन से इसका वीज़ा आ गया था और साथ ही नौकरी का लेटर भी। बस 25 तारीख को मैं लंदन की फ़्लाइट पकड़ लूँगा। वो घर आकर खुशी खुशी अम्मी अबू को बता रहा था, 25 को तुम लंदन जाओगे और 24 को तुम्हारा निकाह है मिंसा से। हैदर साहब ने जैसे अपना फ़ैसला सुनाया था। ओन हैरान रह गया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं शादी जैसी कोई जंजीर अपने पाँव में नहीं बांधना चाहता। अभी तो मेरे ख्वाबों की तकमील होने का वक्त आया है। इसने साफ साफ इनकार कर दिया था। ठीक है, अगर तुम मिंसा से निकाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दूंगा। हैदर साहब भी इसका बाप था। अपनी बात मनवाने के तरीके उससे आते थे। ये कह रहे थे वो अब्बू एक मामूली लड़की की वजह से आप अपने बेटों के ख्वाब को झुलसना चाहते हैं। उनको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन शुजा साहब की बात पत्थर पर लकीर हो गई थी। आलिया बेगम ने हर तरह की धमकी देख ली और ओन ने भी घर छोड़ने का फ़ैसला कह दिया, लेकिन वो अपनी बात पर अटल थे। ओन गुस्से में तलमलाता हुआ नसरीन बेगम के पोर्शन में चला आया। ये क्या कह रही हो चच्ची? आप अब्बू को ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकती हो? आप इसने बगैर सोचे समझे बदतमीज़ी की सारी हदें पार कर दी। नसरीन बेगम इसका रवैया देखकर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, बस मैं तो मरने से पहले अपनी बेटी को इसके घर का करना चाहती हूँ। भले फिर वो इसकी शादी तुमसे करे या फिर मोहल्ले के किसी दूसरे आदमी से। बस मैं इस नाहंजार की शादी कर देना चाहती हूँ। इससे पहले भी मुझे बहुत सताया है। ओन ने नफ़रत से पानी का गिलास इसलिए खड़ी मिंसा को देखा था। तुम्हें तो देख लूँ। जहरलू नज़रें इस पर गाड़ता हुआ धम धम करता यहाँ से चला गया। फिर आखिरकार हैदर साहब की ज़िद के आगे सबको हथियार डालने पड़े थे। ओन के लंदन जाने से एक दिन पहले इन दोनों का निकाह हुआ था और इस रात नसरीन बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया था, लेकिन ओन का गुस्सा आसमानों को छुआ हुआ था, जबकि मिंसा खौफ से कांप रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ओन इसके साथ क्या सलूक करने वाला है, लेकिन वो इस सलूक ऐसा होगा इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसने मिंसा के नाजुक वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था, ज़बरदस्ती अपना हक वसूल किया,
फिर अपना बैग पैक किया और बिना किसी को बताए घर से चला गया। अगली सुबह इस घर में मातम हो रहा था। ओन किसी से मिले बगैर चला गया। सबको बहुत अफसोस हो रहा था, जबकि आलिया बेगम नफ़रत से मिंसा के वजूद को देख रही थी। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ। मिंसा के निकाह के बाद नसरीन बेगम दूसरे शहर चली गई थी, अपने भाई भाभी के पास। अब वो पोर्शन बिल्कुल वीरान पड़ा था, जिस घर में मिंसा कभी खुशी से फिरती थी। लेकिन 1 महीने बाद अचानक ही मिंसा को अजीब सा महसूस होने लगा। वो कोई भी चीज़ खाती इसे उबकाई आने लग जाती। अभी भी ख़राब तबीयत के बायस को वो बेड पर लेटी थी जब सालिया बेगम दंदनाती हुई इसके सर पर पहुंच गई। महारानी, बहुत आराम कर लिया तुमने, अब जाकर किचन संभालो। आखिर तुमको इस घर की बहू हो, तुम्हें ये सारे काम करने आने होंगे। माहिरा खामोशी से उठी थी, बावजूद इसके कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर भी वो चुपचाप किचन में साफ़ करने चलेगी। न जाने क्यों इसे इतने चक्कर आ रहे थे। ये लो गोश्त साफ़ करो, रात का खाना बनाने की तैयारी करो। सालिया बेगम ने अगला हुक्म दिया और फिर इसे चक्कर आ रहे थे और गोश्त देकर अचानक ही उल्टी आने लगी, जिसे बामुश्किल इसने सालिया बेगम की नज़रों से छुपाया था। अब वो जैसे एक जालिम सास का रूप धार चुकी थी। वो 1 मिनट के लिए भी इसे आराम ना करने देती। इस दिन भी इसका जिस्म खूब तप रहा था। जब वो किचन में खड़े होकर काम करने लगी, न जाने कब इसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई थी। होश में आया तो अपने सर पर खड़ी डॉक्टर को देखकर हैरान रह गई। मुबारक हो, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए थे। सालिया बेगम और सानिया हैरान रह गई थी, जबकि ताया अबू बाहर लाउंज में बैठे थे। आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? आखिर शादी के बाद सभी लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं। डॉक्टर इन्हें यूं हैरत में मुब्तला देखकर खुद भी हैरान हो रही थी, जबकि सालिया बेगम गुस्से से बल खा रही थी। वो सिर्फ डॉक्टर के जाने का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर के जाते ही उन्होंने मिंसा का बाल पकड़े थे। किसके साथ मुंह काला किया है तुमने? ये औलाद मेरे बच्चे की नहीं हो सकती। इसने तो तुम्हें छुआ भी नहीं था। वो तो शादी की रात ही इस मुल्क से बाहर चला गया था। सालिया बेगम इसे बालों से पकड़कर दीवार में मार रही थी। गुस्से से वो पागल हो रही थी। सानिया और तायाबू ने वो मुश्किल इसे छुड़वाया था। वो खुद भी हैरान थी कि आखिर इसके साथ ये क्या हुआ है। तायाबू की आंखों में भी शक था। तभी वो इनके कदमों में गिर गई। मुझ पर शक ना करें, ताकि आपको ये बच्चा आपके बेटे का ही है। माहिरा ने बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा किए थे। तायाबू ने इसे कमरे में जाने का कह दिया। वो किस तरह हमदान से रब्ता करना चाहते थे, लेकिन जब से वो गया था इसे गए 2 माह होने वाले थे। एक दफ़ा भी उसने रब्ता नहीं किया था। वो कैसे यकीन कर लेता कि यह बच्चा उसका है? शादी की रात ही वो इस लड़की को छोड़कर चला गया था। वो खुद भी शदीद शक में मुब्तला थे, जबकि सालिया बेगम एक ही रट थी, इस गंदगी की पोटली को इस घर से बाहर निकालो। माहिरा खुद नहीं जानती थी ये सब कैसे हो गया था। कई दिनों से वो अपनी तबीयत ख़राब महसूस कर रही थी। वो कैसे लोगों को यकीन दिलाती कि जाने से पहले हमदान इसे अपना सारा हक वसूल कर लिया था। वो रात आज भी इसे अज़ियत देती थी जब इसने हमदान की मिन्नतें की थी ऐसा ना करें, लेकिन उन अभी भी इसके लिए तैयार नहीं। लेकिन वो गुस्से में बिल्कुल हैवान बन चुका था। अपने सख्त हाथ से इसके नरम और गुदाज वजूद पर गाड़ता जगह जगह से इसे काट रहा था। इसके गुलाबी होंठ जिनसे खून रसने लगा था। वो शख्स जिससे हमेशा इसने अपना भाई समझा था, लेकिन वो एक दरिंदे की रूप में इसके सामने आया था और इससे नफरत सी हो गई थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि ओन वापस आए। अब आकर वो वापस आया तो इसके साथ गुजरी हुई हर रात इसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं होगी। लेकिन मिंसा को क्या मालूम था कि वो एक निशानी इसके वजूद में छोड़े जा रहा है। जब तक ओन इसके बारे में गवाही नहीं देगा, तब तक कोई भी इसकी बात को यकीन नहीं करेगा। तुम्हें तो मैं इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। मेरा बेटा आकर तलाक के 3 लफ्ज़ तुम्हारे मुंह पर मारेगा। सुबह वो किचन में काम कर रही थी जब सालिया बेगम ने इसे जहर आलूद नज़रों से देखा। मिंसा ने खामोशी से सर झुका लिया। ज़िंदगी ने जो भी इसे सबक दिया था, इसके लिए वो ही बहुत था। हर रिश्ता, हर तल्लुक़ इसके लिए बेईमानी हो चुका था। इसकी माँ भी इस पर एतबार नहीं करती थी, तो फिर वो लोग कैसे इस पर एतबार करते? वही आकर फैसला करेगा। बेटा, मैं कुछ नहीं कह सकता। शुजा साहब इसे साफ कह दिया था। घर में कोई भी इससे बात नहीं करता था। इसका दर्जा सिर्फ एक नौकरानी के बराबर रह गया था। घर का सारा काम करने के बावजूद भी वो हर वक्त सालिया बेगम की ज़बान जहर उगलती रहती थी। ये किचन क्या तुम्हारे बाप ने साफ़ करना है? बेड पर लेटकर आराम कर रही हो, दूसरों के गंद लाकर इस घर में पड़ी हो। चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? सालिया बेगम जिसे इस पर थूकना भी नहीं चाहती थी। चली जाऊँगी, बस आपके बेटे के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर इसने कह दिया कि मेरी कोख में पलती औलाद इसकी नहीं, तो खुदा की कसम एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। सालिया बेगम की आंखों में आंखें डालकर आज पहली बार इसने इन्हें साफ लफ्ज़ों में जवाब दिया था। पूरे 4 महीने बाद नुज़रत बेगम मिंसा से मिलने आई थी। अपनी बेटी को हामला देखकर वो हैरान रह गई। खुश भी और बहुत
बहुत हुई, बड़े प्यार से इसकी पेशमानी चूमी। इस गुनाहगार को नेक साबित करना चाहती हो तुम? आखिर अपना हरबा आजमा कर तुमने मेरी बहू बना दिया। लेकिन याद रखना नुसरत, मैं सिर्फ इस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ जब मेरा बेटा आकर मेरे सामने इसे तलाक देगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी बदकिरदार है। ये किसी दूसरे के गुनाह लेकर मेरे घर में बैठी है। सालेहा बेगम इन दोनों माँ बेटी को जलील कर रही थी। खुदा का खौफ करें भाभी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ये बड़ी मासूम है। दुनिया ने इसे अपने जाल में फंसाया, इसे रसवाई के दलदल में फेंकना चाहा, लेकिन खुदा ने इसे फिर भी इज्जत बख्शी। मुझे यकीन है एक दिन ओन खुद आकर इसके हक़ में गवाही देगा, जब आप सब लोगों को यकीन आ जाएगा कि मेरी बेटी गुनाहगार नहीं। नुसरत बेगम रो दी थी। जब चुप हो जाएं अम्मी, दुनिया वाले जो समझते हैं समझ दें, मुझे किसी की परवाह नहीं। अगर ओन ने एक दफ़ा कह दिया कि यह बच्चा इसका नहीं है, दोबारा मैं किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ज़िंदगी की तलखियों ने इसे भी तल्ख बना दिया था। अब वो सबका डट कर मुकाबला करने को तैयार थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ज़िंदगी इस पर मज़ीद तंग होती जा रही थी। इसकी हालत काम करना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो यहाँ से बाहर कदम भी नहीं निकालना चाहती थी। इसके कपड़े पुराने हो गए थे, मौसम का एक भी सूट मुयस्सर नहीं था। इसे 9वां महीना लग चुका था। ना तो इसे कोई फ्रूट लाकर देने वाला था, ना इसका कोई ख्याल रखने वाला था। कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही थी वो ही जानती थी। सिर्फ डॉक्टर के पास एक बार गई थी, वो भी जब काम करते करते अचानक ही ज़मीन पर गिर पड़ी। सानिया को इस पर तरस आया था, वो इसे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई थी। क्या आप लोग इसका ख्याल नहीं रखते? डॉक्टर ने सानिया को जलील किया था। वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। जानती तो वो थी कि ये मासूम सी इसकी भाभी हरगिज़ बदकिरदार नहीं हो सकती। तो क्या ये बच्चा भाई का ही है? अक्सर वो सवाल सोचती थी। बस दुआ करती जल्द इसका भाई वापस आ जाए और घर सारे मामला ठीक हो जाए। डॉक्टर ने इसे तारीख दे दी थी कि इस तारीख को इसकी डिलीवरी मुमकिन है। अभी पूरे 20 दिन पड़े थे, फिर वो एक गैर मामूली दिन था। और इतने महीने बाद वतन वापस लौटा था, जहां इसे नौकरी मिली थी। वहीं इस पर फ्री में टिकट भी मिला था। घर वालों से मिलने वो पाकिस्तान आया था। जैसे ही घर में कदम रखा वो सामने ही खड़ी थी, लॉन्ज की सफाई करते इस हालत में, काले रंग के बोसीदा से कपड़े पहने, इसका फैला वजूद, इसकी फीकी रंगत, चेहरे पर छाई मायूसी ने ओन को हैरान कर दिया था। जबकि मिंसा के हाथों से डस्टर नीचे जा गिरा था। सानिया इसे देखते ही चलाई थी। अम्मी अम्मी, भाई आ गए हैं। सालिया बेगम दौड़ती हुई आई और हमदान से लिपट गई। मेरा बच्चा, कितना इंतज़ार किया तेरा। तेरी माँ ने इतना खफा हो गया था इस कलमोही की वजह से। तूने अपने घर वालों से ही तलक तोड़ लिया। सालिया बेगम रोए चली जा रही थी। मिंसा कोने में खड़ी थी। हमदान इन्हें देखकर हैरान था। कहने लगा, इसे क्या हुआ है? अरे क्या बताऊं, तुम्हारे जाने के 2 महीने बाद ही ये गुल खिलाकर बैठ गई थी। हम सब तो सिर्फ तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब तुम आ गए हो तो फैसला भी हो जाएगा। तुम्हारा बाप सिर्फ तुम्हारे आने का इंतज़ार करता, जबकि ये बदकिरदार लड़की तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अब तुम ही सच्चाई बता सकते हो, ताकि हम इस गुनाह की पोटली को इस घर से दफा करें। सालिया बेगम खुश हो रही थी कि आज इसकी बर्बादी का दिन था। हमदान अभी इसे तलाक देकर घर से निकाल दे, ये जानकर कि एक नाजायज़ बच्चा इसकी कोख में पल रहा है। इतनी बड़ी बात होगी और आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर पहले पता होता तो मैं इतने महीने इंतज़ार ना करता, फ़ौरन ही आ जाता। वो अचानक ही मिंसा के सामने खड़ा हुआ और सबके सामने इसे गले लगा लिया। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि रिश्ते कैसे होते हैं। वो मिंसा के दोनों हाथों को लबू से लगा लिया था, जबकि वो साकत खड़ी इसे देखे जा रही थी। सबकी ज़बानें बंद हो गई थी। शायद सबको गवाही मिल चुकी थी। ये बच्चा ओन का ही था। ओन ने जाने से पहले जो तलक इसके साथ बनाया था, इसे रब ने तकमील बख्शी थी। वो अब एक नहीं बल्कि वो 2 ज़िंदगी बन चुकी थी। हमदान ने इसे सीने से लगाया तो अचानक ही वो लहराकर ज़मीन पर गिरने को हुई। हमदान ने अपनी मजबूत बाजों में इसे दबोच लिया था। इसकी ज़िंदगी जैसे सारी खलश, सारी तकालीफ में एक पल में ही दूर हो गई थी। इसके वजूद को तस्लीम करके हमदान ने सिर्फ इसमें नई रूह फूंक दी थी, बल्कि जैसे इसे इज़्ज़त बख्शी थी। सालिया बेगम के चेहरे पर हैरत और मायूसी थी। वो तो सोच रही थी कि हमदान इसे आते ही तलाक देकर इस घर से निकाल देगा, लेकिन हमदान ने सबके सामने गवाही दी थी कि यह बच्चा इसी का है। इसे जाने से पहले माहिरा के साथ अपना गहरा तल्लुक़ भी कायम कर लिया था। अब वो दोनों कमरे में थे, खामोशी से नज़र झुकाए। माहिरा आंसू बहा रही थी। हमदान ने इसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और प्यार से इसकी पेशानी पर भूसा दिया था। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ किया गया सलूक ज़रा भी माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन मैं क्या करता, गुस्से ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। वहाँ जाकर अपने और तुम्हारे रिश्ते का एहसास हुआ। मैं इतने महीने तक यही समझती रही कि मैं आपकी नज़रों में गुनाहगार हूँ। तभी तो मायूसी की इंतहा पर थी। माहिरा ने इसे अपने दिल की बातें कर रही थी।
ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं मालूम था कि एक रात में ही ये जादू हो जाएगा। वो इसके चेहरे पर शरारत कर रहा था, जबकि माहिरा ने शर्माकर दोनों हाथों में मुंह छुपा लिया।